यहाँ पे आप देखें तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से ये प्रश्न था। पेवलो ने शास्त्रीय अनुबंधन का स्थान 1904 में। तटस्थ प्रयोग उद्दीपक से संबंधित घंटी ये हो गया है। अधिगम से संबंधित पावलो की रचना है, कंडीशनल रिफ्लेक्सिस इसको कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता है। किस अनुकूलन पर जोर देता है? उसके व्यवहार पर जोर देता है। पेवलो ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन प्रयोग करके किया था। किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? इसका पूछा गया है एनिमल्स का नाम, तो आपके डॉग रहेगा। कुत्ते पर प्रयोग किया था। पेवलो के कुत्ते की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग को अस्वाभाविक उद्दीपक की अगर हम बात करें, अस्वाभाविक का मतलब है आपके पास आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो आपके किया गया था, ये घंटे की आवाज़ था। पेवलो के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन जो आपके पास क्या है, अनुबंधित उद्दीपक आपके पास है। यानी कि पेवलो के प्रयोग में ध्वनि के बाद जो आपके पास उपस्थित किया जा रहा है भोजन, वो हमें क्या देखने को मिलता है? वो नेचुरल स्टिमुलस आपके पास देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस आपके इसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो प्रश्न है, जहाँ तक मैं समझ पाया, जो स्टूडेंट ने ये इस सेम क्वेश्चन मुझे सभी के देखने को मिले, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में शायद ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तभी सभी के सेम मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे। जितने भी स्टूडेंट ने होमवर्क सबमिट किया है, ये वाले प्रश्न लगभग सभी के सेम है। चाहे आप इसी की बात की जाए तो लगभग सभी के सेम है। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछे गए थे, वहाँ से आपके ये नोट डाउन किया है। या फिर किसी एक ने होमवर्क सबमिट किया, उसके बाद सभी ने वही आपके पास इसको कर लिया, ऐसा हो सकता है। छोड़ देते हैं ये वाला टॉपिक, छोड़ देते हैं, थोड़े आगे को चलते हैं। उसके बाद कौन कौन से होमवर्क आपको मिले थे उस पर चर्चा करते हैं। ये आपके पास अर्चना मैम का ही आपके पास होमवर्क है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आपके पास कब पारित किया गया था। जो पहली क्लास हमारी हिस्ट्री की थी, उससे ये क्वेश्चन आपके बन सकते थे। तो मैंने कहा था कि जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो आपके भेज देना। तो रेगुलेटिंग एक्ट हम देखते हैं कब पारित हुआ था, 1773 में। डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हमने इसको किया है, सिर्फ रिवीजन आप कीजिए आज की क्लास में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है? तो कलकत्ता अधिनियम के तहत हमें कलकत्ता जो आपके उच्च न्यायालय की स्थापना हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। 1773 का एक्ट था, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है? तो सबसे पहले द्वैध शासन हम देखते हैं 1784 का, जो पिट्स इंडिया आपके पास देखने को मिलता है। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि पहली बार द्वैध शासन आपके पास देखने को मिला था, जिसमें वाणिज्यिक और जितने भी आपके व्यापारिक कार्य थे, दोनों को अलग अलग कर दिया था। तो इसके माध्यम से हम पहली बार जो है भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हम देखते हैं। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था? तो ये सेटल ऑफ जो एक्ट, सेटल ऑफ 1981 का है। सेटल ऑफ एक्ट में क्या कहेंगे इसको? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहेंगे, सेटल ऑफ एक्ट नहीं, आपने गलत लिखा है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सेंस क्यों नहीं बन रही है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये 1781 में ये आया था। और इस एक्ट में हम क्या देखते हैं कि इस एक्ट में आपके पास जो 1773 की कुछ एक कमियाँ थी, उसको दूर करने के बाद ये आपके एक्ट लाया गया था। इसके अंतर्गत हम ये प्रावधान देखते हैं। सेटल ऑफ एक्ट जो आपके पास, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या लिखते हो आप हिंदी में? नहीं बन रही है सेंस, उसको सेम वैसे ही लिखना था कि सेटल ऑफ एक्ट। अगर आप ये हिंदी मीडियम वाले भी है तब भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगर आप इंग्लिश में लिख लेंगे इतना तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एटलीस्ट सेंस आपके समझ आनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? गवर्नर जनरल के प्रधानमंत्री सेनापति की शक्तियां जो है किस अधिनियम के तहत आपके प्रदान की जाती हैं? तो गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति को जो शक्तियां मिलती थी, वो 1786 के अधिनियम के तहत हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपके पास है शिक्षा। भारतीयों की शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से दिया गया था? कौन सा ऐसा आपके पास ये अधिनियम था जिसके माध्यम से जो है पहली बार जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आपके रखा था? तो हम ये चार्टर एक्ट देखते हैं। तो ये चार्टर एक्ट कौन सा था? 1813 वाला। 1813 का चार्टर एक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके माध्यम से पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। हालांकि ये 1 लाख रुपए कभी खर्च आपके किए ही नहीं गए, क्योंकि इसके ऊपर सहमति आपके नहीं बन पाई। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट जो आता है, इसके माध्यम से हम क्या देखते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसको शक्तियां प्रदान की जाती हैं और उसको बंगाल के क्षेत्राधिकार से बाहर उसको भारत का क्षेत्राधिकार सौंप दिया जाता है। जिसके बाद उसके पदनाम में भी आपके पास चेंज होता है। पदनाम बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या बनता है? भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड किसके समय आया था? ये विलियम बेंटिक के समय हमें देखने को मिलता है। तो विलियम बेंटिक के समय एक्ट आया था। इसी को आपके पास भारत का पहला गवर्नर जनरल आपके कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है, किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? 1858। यानी कि आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके पास देखने को मिलती है हमें, यहाँ पर इसकी समाप्ति कब होती है?
इसकी स्थापना 1858 में होती है। 1858 में हमने एक अधिनियम देखा था, उस अधिनियम के माध्यम से, इसको हम 1858 का अधिनियम कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के माध्यम से जो है आपके पास शक्तियाँ क्या है, सीधे आपके पास ब्रिटिश क्राउन को चली गई थी। जो भारत का आपके पास उस समय जब गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो आपके पास पदनाम बदल कर क्या हो गया, भारत का वायसरॉय हो गया। और किसके समय आपके देखने को मिलता है, लॉर्ड कैनिंग के समय। तो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था, उस करके आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सभी अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग का अधिकार किसके पास होगा, भारत के राज्य सचिव। अगर आपको याद हो तो क्लास में हमने चर्चा ये की थी कि इंग्लैंड में जो भारत के राज्य सचिव का एक नया पद आपके सृजित किया गया था इस एक्ट के बाद। जब ये एक्ट 1858 वाला आया तो इस एक्ट के बाद हम क्या देखते हैं कि भारत में जो है, भारत के जो राज्य सचिव जो होंगे, इंग्लैंड में आपके पास एक पद होगा, उसके द्वारा सारी शक्तियाँ आपके पास इस व्यक्ति के हाथ में चली गई है। अब ये व्यक्ति आपके पास नीतियाँ बनाएगा और भारत में जो आपके भारत का वायसरॉय है वो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। हम इसको देखते हैं कि भारत का जो राज्य सचिव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पद का सृजन ही कहाँ से होता है, इस एक्ट के माध्यम से होता है, भारत सरकार अधिनियम। इस एक्ट के माध्यम से इस नए पद का सृजन हमें देखने को मिला था। ये चीज़ें हमने यहाँ पर क्लास में कर दी थी। इतने क्वेश्चन काफ़ी है यहाँ से, फिर और भी देख लेते हैं ताकि बाकी सब कुछ आपके पास हो जाए। एक बार आपका टाइम टेबल भी देख लेते हैं, कब कब कौन सी क्लास आपकी होती है। हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस मैंने आपको लास्ट सैटरडे प्रोवाइड की थी, कल भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आपने इसको गो थ्रू कर लेना। किसी दिन इंग्लिश और हिंदी का मैंने पूछना शुरू किया तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। और देख लेते कोई इम्पोर्टेंट, ये किसी ने बड़े अच्छे बनाए हैं लेकिन फ़ोटो सही से नहीं भेजा है, तो ये भी देख लेना। वंदना मैम ने आपके सारी डिटेल में आपके पास, जिसने ये क्लास नहीं लगाई थी वो इसको डिटेल में देख लेना। हाँ, अभी तो सारे क्वेश्चन इसके ही है। फिर हमारा जियोग्राफी चला, उसके बाद पॉलिटिकल का देख लेते हैं, किसी ने होमवर्क सबमिट किया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन आपके पास, कल जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन सा संशोधन आपके कब हुआ, इसको कर लेते हैं आपके, ये इम्पोर्टेंट है ये वाली स्लाइड। इसमें हम देखते हैं 100वां संविधान संशोधन। मैंने कहा था 100, 101, 102 ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो 100 पर चर्चा करते हैं। 100 में क्या क्या आपके पास दिया गया है। 100वां संविधान संशोधन हमें कब देखने को मिला, 2015 में, 2015 में होता है। 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच जो आपके पास भूमि सीमा संधि से संबंधित देखने को मिलता है, जिसकी हम चर्चा शायद कल भी कर रहे थे क्लास के अंदर, कि एक समझौता होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य, जिसमें कुछ क्षेत्र आपके पास बांग्लादेश का भारत को दिया जाता है और कुछ क्षेत्र भारत का बांग्लादेश को दिया जाता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित ये हमें 100वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके देखने को मिला 2015 में ही हुआ था, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के मध्य हमें देखने को क्या मिला, एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के माध्यम से आपके पास कुछ क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों का क्षेत्र जो आपके कुछ था, जो आपके पास बांग्लादेश को दिया गया, जबकि बांग्लादेश का कुछ आपके पास भारत के साथ लगने वाला क्षेत्र है उसको बांग्लादेश ने भारत को हस्तांतरित कर दिया। ये 2015 में आपके पास ये एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट को आपके पास संसद में लिया गया, संसद में इसमें बाद में जो है प्रस्ताव को पास किया गया, उसको अमेंडमेंट करके आपके प्रावधान किया गया। कल जहाँ तक मुझे याद है, हम सिटीजनशिप वाला टॉपिक हम देख रहे थे पिछली क्लास में, उसमें हम देख रहे थे बात की, अगर कोई आपके पास व्यक्ति है, वो आपके पास कोई एक क्षेत्र अधिकृत किया जाता है, तो उसका जो अधिकृत किया हुआ क्षेत्र है तो ऑटोमेटिकली वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। तो ये वाली हम इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे बांग्लादेश की आपके पास 2015 में व्यक्ति आपकी जितने भी इस क्षेत्र के अंदर आए होंगे जो कि आपके भारत को समर्पित हुआ है, वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक है, उसके बाद कहलाते हैं, उन्हें नागरिकता आपके पास ऑटोमेटिकली मिल गई। फिर देखते हैं 103। 103 आपके पास होता है 2019 में आपके पास ये संवैधानिक संशोधन हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि अनुच्छेद 15, 16 इसमें संशोधन किया जाता है, 15 और 6। अनुच्छेद 15 और 16 की भी हमने पिछली क्लास में चर्चा की है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, सामाजिक संबंध, सामाजिक, ठीक है। एक बार स्टूडेंट को देख लेंगे कौन आपके क्लास में आ रहा है बीच में। आप बता दीजिए कि 15 में क्या बात की गई है। 15 में आपके पास क्या हमने चर्चा की थी, कल की क्लास में हम देख रहे थे, सामाजिक समानता से संबंधित हमें 15 हमें देखने को मिलता है। 16 बता दीजिए, 16 में किसका उल्लेख है, आर्टिकल 16। फटाफट से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई आ जाना चाहिए आपकी। अवसर की समानता की बात है आर्टिकल 16 में, बिल्कुल ठीक बात है। दो 2019 में अमेंडमेंट हुआ,
जिसके अंतर्गत हम देखते हैं आर्टिकल 15 और 16 में कुछ एक संशोधन किए गए। अब संशोधन देखिए, इसमें जब संशोधन हुए तो 2-3 चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट हुई। कल मैं आपको कह रहा था कि क्या हो गया, अवसर की समानता है। आपके पास एससी को भी आपके पास आरक्षण है, एसटी को भी है, ओबीसी को भी है, और अब आपके पास इसी के अंतर्गत क्या हुआ, इसी के अंदर स्वर्ण आरक्षण जो आपके पास 10% हमें देखने को मिलता है, वो आपके पास किस में होगा, इस अवसर की समानता में होगा। आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किया गया और आपके पास 10% जो आरक्षण की बात की गई थी वो पिछले कल आपको मैं समझा रहा था, तो यहाँ पर ये 10% जो रिजर्वेशन मिला, ये किसके अंतर्गत हमें देखने को मिला, 16 के अंदर। ये अपवाद के रूप में हम देखते हैं कि वैसे तो कहा गया है कि सभी को सरकारी नौकरी के लिए अवसर की समानता होगी, लेकिन बावजूद उसके रिजर्वेशन जो आपके पास हैं उससे संबंधित हमें ये अमेंडमेंट देखने को मिला, 2019 में हुआ था, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 10% आरक्षण अब स्वर्ण के लिए आपके दिया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दूसरी ओर आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, इसी से संबंधित हमें ये देखने को मिलता है, ताकि सभी व्यक्ति समान रूप से आपके पास आ सके, सामाजिक समानता व्यक्तियों में बढ़ सके। फिर आता है आपके पास भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपके पास इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत के जो वर्तमान में हम कितने देखते हैं और आपके पास पहले कितने थे, और इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछा जाता है। यानी कि जब संविधान बना उस समय मूल रूप से कितनी कितनी चीज़ें आपके पास उसमें रखी गई थी, उससे संबंधित हमें ये देखने को मिलता है। जैसे मूल संविधान में आपके पास पार्ट कितने थे, 22। मूल रूप से भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो 22 भागों में इसको डिवाइड किया गया था, और वर्तमान में अगर हम देखें तो आपके पास लगभग 465, हाँ यहाँ लिखा है आपके, ठीक है, 22 पार्ट पहले थे, वर्तमान में कितने हैं, 25 है। पहले आर्टिकल कितने थे, 395 है, अब कितने हैं, 465, या फिर आपके पास अगर आपके अपडेट हो चुका है तो 470 भी आपके हो सकता है, कुछ के 75 भी हो सकता है, पर 465 आपके पास इसको लेकर चलें, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेट 465 से ऊपर आपके पास अब वर्तमान में अनुच्छेद हमें देखने को मिलता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय अनुसूचियाँ कितनी देखने को मिलती हैं, उस समय जो अनुसूचियों की संख्या है वो आपके पास 8 थी। यानी कि अगर हम कहें तो आपके पास भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल थी, जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय आपके पास जो है अनुसूचियाँ जो देखने को मिलती हैं वो हमें 8 देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति आप देखें तो वर्तमान में आपके पास कितनी है, वर्तमान में ये 12 हमें देखने को मिलती है। तो 12 शेड्यूल आपके पास अब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना, मूल रूप से क्या स्थिति थी और वर्तमान में आपके पास क्या स्थिति है, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। फिर मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे, इसकी हम चर्चा कल भी कर चुके हैं। मूल रूप से 7 आपके पास देखने को मिलते हैं, और वर्तमान में कितने हैं, 6 है। 6 क्यों है, क्योंकि एक आपके पास फंडामेंटल राइट से जो आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है उसको सस्पेंड किया गया है, वो आप सभी को हमने कल चर्चा की है। और अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जब भारतीय संविधान में इसको अंकित किया गया था उस समय हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य आपके पास कितने थे, टोटल 10 थे, लेकिन आपके पास एक फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ये आपने अगर 86 अमेंडमेंट के बारे में सुना होगा, मैंने आपको अमेंडमेंट याद करने के लिए कहे थे लेकिन किए नहीं, तो 82 अमेंडमेंट आपके पास 2002 में जो हुआ है, इसमें एक आपके पास ये अलग ड्यूटी आपके ऐड की गई है। इसके माध्यम से हम क्या देखते हैं कि जो अभिभावक होंगे, अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि अपने माता पिता होंगे, चाहे आपके गार्डियन होंगे, कोई भी आपके पास जो आपका पालन पोषण कर रहे हैं किसी भी बच्चे का, तो उस बच्चे के लिए आपके पास अभिभावकों का क्या कर्तव्य होगा कि उसको वहाँ कम से कम शिक्षा प्रदान करने के सुनिश्चित अवसर प्रदान करें। तो उस करके आपके पास ये इम्पोर्टेंट था। तो वर्तमान में हम देखते हैं कितने, 11 हैं, पहले कितने थे, पहले 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन बाद में एक इसको जोड़ा गया कि अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने जो बच्चों को है शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान। फिर आपके पास ये वाला अगर आपने रिवीजन करना है तो इसका भी रिवीजन कर लीजिए। हमने मैप देखा था, हमने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात की थी। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास है कितना कितना देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार भारत का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके पास यहाँ पर नॉर्थ में अगर आप देखिए तो नॉर्थ में कहाँ तक आपके पास अक्षांश रेखाएं भारत की जाती हैं, तो 37 तक हमें देखने को मिलती है। जबकि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मुख्य भूमि अगर देखिए तो मुख्य भूमि आपके पास 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, नॉर्थ लेटीट्यूड पर है 8 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। और जबकि अगर देखिए आपके पास मुख्य भूमि को हम छोड़ दें तो आपके पास अंडमान निकोबार में, आपके पास जो निकोबार में हमें हाईएस्ट जो आपके पास साउथर्न जो मोस्ट पार्ट हमें देखने को मिलता है, इंदिरा पॉइंट, वो 6 डिग्री पर देखने को मिलता है। तो 6 डिग्री से लेकर भारत की अक्षांश रेखा और कहाँ तक ये जाएगी, ये जाने वाली है आपकी टोटल
37 डिग्री पर। अगर हम देशांतर विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार आपके पास भारत का जो देखने को मिलता है ये 68 डिग्री से देखने को मिलता है। तो देशांतर इस तरह की रेखा आपके ड्रॉ की गई है और कहाँ तक ये जाएगा, ये 97 तक आपके जाएगा। तो देशांतरीय विस्तार 68 से लेकर आपके 97 तक हमें देखने को मिलता है। तो देशांतरीय विस्तार भी आपको ध्यान में रखना। फिर हमने चर्चा की थी कि एक आपके पास 23.5 डिग्री पर आपके पास कर्क रेखा जाती है। तो कितने डिग्री पर जाएगी, 23.5 पर, 23.5 पे आपके पास एक रेखा जाती है। ये कौन सी रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से, अगर आपको याद हो तो गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड आपके पास है, वेस्ट बंगाल आपके पास देखने को मिलता है, त्रिपुरा आपके देखने को मिलता है और मिजोरम। ये 8 राज्य हमें देखने को मिलते हैं और ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बात आपको याद रखनी है, एक और बात आपको याद रखनी है कि भारत का जो मानक समय कितने पर लिया गया है, 82.5 डिग्री पर लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। तो ये आपने याद रखना, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपके पास प्रश्न हमने एक और कवर किया था, अगर आपको ध्यान हो, कि भारत की कोस्टल लाइन कितनी है। तो अगर आपके पास लैंड बाउंड्री हम देखिए तो 15,200 किलोमीटर के आपके आसपास जो है लैंड बाउंड्री आपके पास रहती है। देखिए मुख्य भूमि की जो आपके पास सीमा रहती है भारत की, वो आपने याद रखना। अगर आपके कोस्टल पूछा जाए तो कोस्टल भी आपके पास अलग से पूछा जा सकता है। कोस्टल लाइन जो आपके पास देखने को मिलती है, कितनी देखने को मिलती है, 6,100 किलोमीटर, यानी कि 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हमें मेन लैंड जो आपके पास भारत का ये वाला एरिया जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, 6100 किलोमीटर। अगर हम आपके पास यहाँ पर लक्षद्वीप आपके पास और अंडमान निकोबार को भी जोड़ देते हैं तो फिर आपके पास टोटल कितनी होगी कोस्टल लाइन, 7,516 किलोमीटर, यानी कि 7,516 किलोमीटर हमें ये देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें हमने क्लास में वैसे कर ली है, रिवीजन आपका चल रहा है। फिर आपके पास ये वाला मैप अगर देखिए तो इस मैप में हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि जो 82.5 डिग्री लाइन है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। कुल कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्य। कौन कौन से 5 राज्य, इस मैप में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, फिर आपके पास आंध्र प्रदेश और आपके लास्ट में यहाँ पर हमें जो उड़ीसा वाला एरिया हमें देखने को मिलता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये आपको यहाँ पर ओडिशा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और चलते हैं, और किसने कौन सा होमवर्क, देखिए कैसे आप जो स्टूडेंट होमवर्क सबमिट करते हो। थोड़ा सा इतना तो आप ध्यान रखिए कि होमवर्क जब आप सबमिट कर रहे हो तो कम से कम थोड़ी सी अच्छे से इमेज ले लें। बाकी स्टूडेंट पे आपके भेज रहे हैं। ओके, ये पुराना होमवर्क है आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं और 2-4 स्लाइडें लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपको बहुत चीज़ें आपकी हो जाएगी। जिसने बहुत अच्छे से बनाया है उन्हीं के मैं देखूंगा। जैसे कि आपकी एक क्लास हुई थी, एक क्लास हमें देखने को मिलती है, ये हिस्ट्री की क्लास थी, मीनाक्षी मैम ने होमवर्क सबमिट किया है, जहाँ पर हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में हमने शायद चर्चा की होगी, उसके रिगार्डिंग ये होमवर्क सबमिट किया गया है। तो प्रश्न आप देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन आपके 4 है, लुम्बिनी, कश्मीर, राजगृह और आगे पता नहीं क्या लिखा है, जो भी है। तो यहाँ पर आपके पास लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। जब आप इस तरह के प्रश्न आप सबमिट करें तो उसको 1 लाइनर में आप बनाना, तो फिर ज़्यादा बेनिफिट रहता है। 1 लाइनर का क्या होता है कि जब आप राइट आंसर ही देखोगे, आपने रॉन्ग ऑप्शन देखे ही नहीं, तो जब आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन देखने से पहले आपको क्या है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऑप्शन नहीं देखने बल्कि अपने माइंड में रिकॉल करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर ऑप्शन देखेंगे फिर कन्फ्यूजन होती है। तो पहले आपके पास क्वेश्चन देखना है, जो ऑप्शन हो गए उस पर हाथ रखना है। अगर रिकॉल हो जाता है इजीली तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आप ऑप्शन देखकर भी आपके कई बार याद आ जाता है, फिर आप ऑप्शन देख सकते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया। महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें, महात्मा बुद्ध ने जो आपके पास उपदेश दिए हैं वो आपके पास कहाँ पर देखने को मिलते हैं। महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो आपके पास सारनाथ में हमें देखने को मिलता है, तो आपकी ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें, महात्मा बुद्ध के जो पुत्र का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के जो पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध ने अगर हम देखें, महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति है कहाँ पर हुई थी, ये कुशीनगर में हुई थी। महापरिनिर्वाण आप समझते हो, महापरिनिर्वाण का मतलब है जहाँ पर इनका जो है मृत्यु हुई थी, तो उस करके इसको आपके ध्यान में रखना तो इम्पोर्टेंट है। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को आपके कहा जाता है। ये हमने क्लास के अंदर चर्चा किया था। 3 रत्न कौन कौन से आपके देखने को मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ देखने को मिलते हैं, ठीक है। जबकि हम जैन धर्म की अगर मैं बात करूँ, जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ध्यान और आचरण, 3 आपके पास हैं, तो ये आपने याद रखना। तो ये जैन धर्म के हमें देखने को मिलते हैं।
और देखते हैं ज़रा और कौन कौन से आपके होमवर्क सबमिट किए गए हैं जो मुझे अच्छे से दिख रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ये तनुजा मैम ने अच्छे से आपकी बनाई है। एक हमने साइकोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि जैसे कि आपके पास व्यवहारवादी कौन कौन से हैं, आपके जो है गेस्टालवादी कौन कौन से हैं। इस तरह का एक टॉपिक आपके बनता है आपके साइकोलॉजी वाली क्लास के अंदर। तो उसमें देख लीजिए कि संरचनावाद से संबंधित कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन संरचनावाद से संबंधित आपके विलियम वुंड और एडवर्ड टिचनर हमें देखने को मिलते हैं। जबकि कार्यात्मक अगर हम बात करें फंक्शनलिज्म से संबंधित विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स का संबंध किससे है? फंक्शनलिज्म से। जबकि हम साइको एनालिटिक जो हम देखें, जो मनोविश्लेषणवाद की अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्राइड इससे संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। व्यवहार बिहेवियरिज्म से संबंधित कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? जेबी वॉटसन बिहेवियरिस्ट थे, बी एफ स्किनर बिहेवियरिस्ट थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक बिहेवियरिस्ट थे, इवान पेओलो आपके बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने व्यवहार पर अध्ययन किया, जिन्होंने किसी न किसी जानवर के व्यवहार को जो है समझने का प्रयास किया और उस जानवर के व्यवहार को जो है अध्ययन करके उन्होंने एक अपने थ्योरी सिद्ध करने का प्रयास किया। उनको व्यवहारवादी आपके कहा जाता है। तो आपके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके व्यवहारवाद से संबंधित कौन कौन से हैं ये आपने इसको याद रखना। फिर आता है आपके पास मानववादी। मानववादी में ह्यूमनिस्टिक आपके पास साइकोलॉजी में कौन कौन से? इब्राहिम मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो की हम थ्योरी देखते हैं हायरार्की। ठीक है, हायरार्की जो आपकी थ्योरी देखने का हम किसकी देखते हैं? ये जो है अब्राहम मैस्लो की हम देखते हैं, जो 5 तरह की हायरार्की की अब बात करते हैं। हालांकि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए क्लास के अंदर, इसको डिस्कस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी से संबंधित हमने किसकी बात की थी? जीन पियाजे की बात की थी। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड जो आपके पास जो क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो जीन पियाजे और अल्बर्ट बंडोरा 2 है। वाइगोत्स्की ने भी इस क्षेत्र में काम किया है, तो वाइगोत्स्की का नाम इसमें लिख सकते हैं। गेस्टालवादी में हमने देखा था इनसाइड थ्योरी में हमने 3 व्यक्तियों के नाम देखे थे, वर्दीमल, कोहलर, कोफा, और यहाँ पे तीनों व्यक्तियों के नाम यहाँ पे दिए गए। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान से संबंधित आपके वाइगोत्स्की, लियो वाइगोत्स्की ने आपके पास 3 पर काम किया था, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। याद आ गया आपको? क्लास के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है, रिकॉल कीजिए, रिवीजन आपका चल रहा है। नेक्स्ट आपके पास हम देखते हैं यहाँ पर अभी कौन से आपके पास मनोवैज्ञानिक है? चार्ल्स डेविन। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ इसमें गैलेक्सी M31 5G आपके लिखा हुआ आ गया है। चलिए नेक्स्ट आपके देखते हैं, ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन, इसको हमने कर दिया है, वैसे छोड़ दीजिए। मानववादी गेस्टालवादी हो गया, ठीक है, ये हमारे हो गए हैं विकासवादी, उस स्लाइड में हमारा ये कवर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं होमवर्क किसने सबमिट किया है। नाम किसी ने नहीं लिखा है, उषा मैम ने लिखा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कवर। ठीक है, जिसके नहीं हुए है वो आपकी एक बार नज़र इसमें लगा लेना। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? कि सही दृष्टि, जिसका अर्थ है आंखों का इस्तेमाल सही तरीके से करना। सही दृष्टि आपको रखनी चाहिए। सही दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि आजकल की जैसे हम बात करें कि किसी को जो है गंदी नज़र से नहीं देखना है, ऐसे वाली दृष्टि आपके पास। ये सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है। तो पॉजिटिव वे में देखें, सकारात्मक रूप में देखें तो आपके उसके सही रहेगा। दूसरा अगर देखें सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब आपके पास क्या है? कि मानसिक और नैतिक विकास प्रतिज्ञा करना और सम्यक संकल्प करना। एक संकल्प आपने लिया है कि आपने एग्जाम क्रैक करना है, तो ये सम्यक संकल्प होगा। ये दुखों से बचने के लिए बौद्ध धर्म के अंदर हमें अष्टांगिक मार्ग देखने को मिलते हैं। 2 पर चर्चा की है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। तीसरा आपके पास सम्यक वचन। सम्यक वचन का मतलब है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोला कुछ और आपके पास कर कुछ आप और रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी क्लासेज चल रही है, मैंने आपसे कहा था कि ये क्लासेज हमारी होगी, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले आपके पास प्रॉमिस कर दिया और जब एक्चुअल में उसको करने का समय आ गया तो फिर मैं अपनी बात से मुकर जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो सम्यक जो वचन है इसका मतलब यही हुआ कि जो आपने प्रॉमिस किया है आपको उसको डिलीवर करना है। हमेशा सत्य बोलना, किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी झूठ का सहारा नहीं लेना है, या अपने लाभ के लिए किसी व्यक्ति को आपके झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर आपके पास होता है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब है कि अपने कर्म आपके कैसे रखने चाहिए? हमेशा सही कर्म करने चाहिए। कर्म क्या होते हैं? कर्म का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना है। ये आपके क्या है? आपके कर्म है। तो इन कर्मों को हमेशा क्या है? कैसे रखना चाहिए? सही रखना चाहिए। सम्यक जीविका। सम्यक जीविका है मेहनत से जीविका कमाना। ऐसा नहीं कि आप जो है मेहनत ही ना करो, आपके हाथ पैर सब कुछ है। जैसे आपने देखा होगा भिखारी आपके पास कई भी आपके पास देखना आपके सड़कों में घूमे होते हैं, उन्हें क्या है? हराम का खाने की आदत पड़ गई है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, मेहनत करते ही रहना चाहिए। बेशक थोड़ा कम कमाओ लेकिन उसका अपना अलग मजा है। तो मेहनत से जीविका आपकी अर्जित करनी चाहिए। खेतों में काम कर सकते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से
तो हमें क्या है, ऐसे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है जो कि उचित नहीं है। तो अनुचित साधनों को हमें छोड़ देना है। तो जो आजीविका कमाने के साधन होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, शुद्ध होंगे और आपके पास उचित होंगे। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पास अगर आपका जो है शरीर स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास, आपने एक कोटेशन सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। बस उसी से संबंधित है कि अपने आप में जो है ऐसे बदलाव करना है ताकि आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहे, ताकि आप जो है उस हिसाब से विचार भी कर सकें। अब एक बार व्यक्ति बीमार व्यक्ति है, अगर उस बीमार व्यक्ति से आप कहेंगे कि आप जो है पढ़ने बैठ जाइए, क्या वो फोकस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या फिर उससे में आप जो है किसी ऐसे मुद्दे पर आप व्यू ले लीजिए, मान लीजिए बीमार व्यक्ति है, उसे लग रहा है कि उसके दिन अब बहुत कम है, वो इसी चिंता में खाया जा रहा है कि अब कैसे वो सही हो सकता है, या उसने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसकी स्वास्थ्य जो खराब हो जाता है। अब उस व्यक्ति से आप कहेंगे कि आप, हिमाचल प्रदेश में आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? तो विचार तो फिर वो फिर दूसरे आपको सुना देगा, क्योंकि उसे उस समय उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन चल रही है। उसे मतलब है कि वो कैसे अपने जो है स्वास्थ्य में सुधार करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है कि स्पष्ट ज्ञान करने की जो कोशिश हमें जो है करनी चाहिए। स्पष्ट ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान की तह तक जाओ, उसकी जो डेप्थ नॉलेज लो। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपके पास जानकारी आप एकत्र कर लो, उस जानकारी का जो स्रोत है उसकी तह तक जाने का प्रयास करें। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना अर्थात मन की एकाग्रता, जहाँ पर मेडिटेशन वाली जोन में आप आ जाते हो। आपको लगता है कि 2-4 घंटे आप जो मेडिटेशन करेंगे तो आप पूरा रिलैक्स आप माइंड हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं सम्यक समाधि के रूप में हम जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग को दुख से जो है बचने का आपके पास एक साधन आपके माना जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर हम देखते हैं कि कैसे दुख से बचा जा सकता है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैन धर्म के बारे में होमवर्क जो सबमिट किया था स्टूडेंट ने, क्या कहा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछे जाते हैं ऋषभदेव। 23वें है पार्श्वनाथ। 24वें की अगर हम बात करें तो महावीर है। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें 540 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है, जबकि इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी अगर हम बात करें तो कितनी उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया है, 30 वर्ष की आयु में। आपको लग रहा होगा बहुत बच्चे वाले प्रश्न है, प्रश्न बेशक बच्चों वाले, आपके एग्जाम में ऐसे ही बच्चों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका ये आज तक क्लियर नहीं हुआ है। सीधा सीधा एक ही मैं बात कहता हूँ कि आपने सीरियस नहीं लिया, बेसिक क्लियर करके चलते तो हो जाता। तो ये बेसिक है तो इसको बेसिक करके छोड़ना मत। महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? 468। नेक्स्ट, महावीर के पिता के नाम अगर हम बात करें, सिद्धार्थ के नाम से इनको जानते हैं। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में इनके द्वारा पहला उपदेश आपके दिया गया था। प्रथम जैन संगति की बात करते हैं, पाटलिपुत्र में हुई थी। ये हमने यहाँ पर जैन धर्म के बारे में देखा कि किस स्टूडेंट ने आप किसको सबमिट किया। बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे आप देख लीजिए, वैसे चर्चा हम कर चुके हैं और देख लीजिए। जैन और बौद्ध धर्म के बारे में सारे ने आपके भेज दिया है। ओके, थोड़ा सा और पीछे की ओर चलते हैं ताकि नेक्स्ट डे का हमें मिल पाए। ठीक है, यहाँ भी जैन धर्म चला है। ये क्या है आपके हड़प्पा सभ्यता। ये भी आपकी स्लाइड देखी होगी आपने, नहीं देखी है तो देख लेना। ओके ठीक है, ये किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से बनाया है, जिसने भी बनाया है नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 किसने की? दयाराम साहनी ने। कहाँ पर आपके पास देखने को मिलता है? मोंटेसरी, ये पंजाब पाकिस्तान में वर्तमान में। 2-4 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। मोहनजोदड़ो याद रखना 1922, और कालिदास बनर्जी ने खोज की, सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलता है। लोथल की अगर हम बात करें, लोथल आपके पास कहाँ पर है? लोथल गुजरात में हमें देखने को मिलता है। 1957 में आपके पास खोज की गई थी, और आपके पास ये SR राव द्वारा की गई थी। अहमदाबाद की जगह गुजरात आपने बेशक यहाँ पर लिख लेना। रोपड़ की अगर मैं बात करूँ, रोपड़ आपके पास देखने को मिलता है, ये पंजाब में देखने को मिलता है। यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953 में। फिर आप इसमें याद रखेंगे, आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है रानी खड़ी। रानी खड़ी की अगर हम बात करें तो इनकी जो आपके पास खोज कब की गई थी, इसके साक्ष्य नहीं है, तो आपके पास इसका कोई एग्जैक्ट आपके पास देखने को मिलता है। लेकिन सूरज भान ने इसकी जो है आपकी खोज की थी। जिंदा आपके पास हरियाणा में ये वर्तमान में क्षेत्र देखने को मिलता है। जबकि कालीबंगा आपके पास है, इसकी खोज 1953 में आपके पास अमलानंद घोष, हनुमानगढ़ राजस्थान में आता है, इनके द्वारा की गई थी। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो आपके पास 1990 से लेकर 91 के बीच में रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा, ये कच्छ गुजरात वाला जो एरिया है उसमें हमें देखने को मिलता है। इसी टॉपिक पर हमने चर्चा भी की थी कि आपके पास
धोलावीरा से ही एक नाम आता है, धोलेरा जो प्रोजेक्ट है भारत का जो चल रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उस पर भी हमने क्लास में चर्चा की थी। जो आपके नहीं थे क्लास में वो अब चर्चा जरूर कर लेना, उसके रिलेटेड आपके देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत के लिए। सनातन धर्म के आपके पास 16 संस्कार कौन कौन से हैं, आपको होमवर्क दिया गया था। तो इसमें अगर देखिए तो आपके पास 16 के 16 संस्कार यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में सिंपल सा वैसे ही पूछा जाता, मिसलेनियस जीके के तौर पर पूछा जाए, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखते हैं और कौन कौन से हैं जो मुझे सही से अच्छे से दिखेगा, जिसने हम अच्छे से होमवर्क भेजा है उसी के हम ओपन करेंगे। ये आपके पास एक स्लाइड ये देख लेते हैं, ये किसी ने जो है होमवर्क भेजा है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बनाया है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, ये दयानंद सरस्वती का नारा है और बहुत प्रसिद्ध कोटेशन इनकी है, तो याद रखना है ये कथन विवेकानंद जी का है। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें, मैंने आपको ये शायद होमवर्क दिया था, जो मॉक टेस्ट आपके थे, मॉक टेस्ट मैंने शायद ये 81 से लेकर 90 तक किसी को दिया था सबमिट करने के लिए, अगर आपके नाम लिखा होगा किसी ने, देखते हैं ज़रा अगर मिल गया नाम। तो 81 क्वेश्चन हमने देखा मॉक टेस्ट वाला, तो उसको विद ऑप्शन सॉल्व करने का प्रयास किया है और बेहतर मुझे लग रहा है। देख लेते हैं कि वेदों की ओर लौटो नारा, एक तो आपके यहाँ पर दयानंद सरस्वती मिल गया, जबकि अगर हम ऑप्शन जो है सेकंड की ओर देखते हैं आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से प्रश्न बन सकते हैं, भारत में जो कुछ भी आपके पास बुरा है उसे हटाने का प्रयास करो और जो कुछ भी अच्छा है उसे आत्मसात करो। ये कोटेशन से अगर प्रश्न पूछा गया था वेदों की ओर लौटो, तो जिस स्टूडेंट ने भी आपके सबमिट किया है ये होमवर्क, ये बहुत अच्छे से दिमाग लगाया है कि यहाँ पर आपके पास कोटेशन से रिलेटेड है, तो सभी की कोटेशन जितनी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके सरस्वती दयानंद सरस्वती की है वेदों की ओर लौटो, वैसी गोपाल कृष्ण गोखले की एक स्टेटमेंट आपकी उठाई है कि भारत में जो कुछ भी बुरा है उसे हटाने का प्रयास करो और जो कुछ भी अच्छा है उसे आत्मसात करो। ये बहुत अच्छा आपके पास यहाँ पर इसको कवर किया गया है इस क्वेश्चन का। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था, करो और मरो। आपके पास 1942 में जब आपके पास आंदोलन चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय आपके पास इस कोटेशन को यूज़ किया गया था, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन्होंने और भी 2-3 कोटेशन दिए, जैसे कि अहिंसा परमो धर्मों की बात की है, साथ में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा आपके कहा गया था, लेकिन जो है गांधी जी ने इसे जो है आत्मसात किया। ये भी आपके पास कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, एलाइट्स वगैरह की अगर एग्जाम की तैयारी करें तो तब जाकर ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। वैसे तो आपके पास ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये तिलक का नारा है, तो तिलक के रूप में इसको आपके जाना जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जाना हो, फिर आपके पूछा जाता है कि इस नारे को किसने आत्मसात किया था, तो ये गांधी जी द्वारा किया गया था। बहुत अच्छी बात है। किसने किया ये होमवर्क सबमिट, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे पता लगे कि इतना अच्छा दिमाग किसने लगाया है। अगर आप ऐसे प्रश्न सॉल्व करोगे तो फिर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं रोक सकता फिर आपके क्लियर होने से। किसने किया है ये सबमिट, ये वाला, ये स्लाइड अपनी हैंड राइटिंग अपना तो आप पहचानते हो। ओके, ईशा मैम ने किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सार्थक प्रयास। अगर आप हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो HP टेट तो क्या आपके कोई भी आपके एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें तो 82 आपके पास क्या कहता है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जो किस क्रिकेटर को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से हम कपिल देव को जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके पास अगर जो कपिल देव से पूछा गया था, तो बाकी के ऑप्शन अगर आप देखिए, चाहे विराट कोहली की हम बात करें, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी, तो इनको क्या कहा जाता है। विराट कोहली को हम कहते हैं किंग कोहली के नाम से उनको संदर्भित किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को हम कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। वहीं आपके पास सचिन तेंदुलकर, बाकी भी आपके पास सारे स्टार जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है। बहुत अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसे ही आप चलते रहिए। अगर आपके एग्जाम नहीं क्लियर होगा फिर मुझे आप बताना कि क्यों नहीं हुआ। सचिन लिटिल मास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, युवराज सिक्सर किंग, AB डिविलियर्स ये मिस्टर 360, शेन वॉन इसको कहा जाता है स्पिन किंग, जबकि सौरव गांगुली को हम दादा और प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट आपके पास है महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो राष्ट्रपिता की उपाधि के रूप में संदर्भित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट भी आपके देख लेंगे, यहाँ से और प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं कि बाकी को क्या क्या कहा जाता है। ये मिसलेनियस जीके वाला आपका कवर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। जैसे महात्मा गांधी को आपके पास राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, वैसे ही हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, उनको जाना जाता था चाचा नेहरू के नाम से। भारत के बच्चों द्वारा जो है उनको नेहरू चाचा के रूप में उनको संदर्भित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। भीमराव अम्बेडकर की अगर हम बात करें, संविधान निर्माता के रूप में हम जानते हैं। क्यों आपके संविधान निर्माता हैं वो आपको पता है, क्योंकि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके BR अम्बेडकर। ड्राफ्ट काम करने का जो
बनाने का जो काम था वो इन्हीं का था, तो इसी करके इनको हम भारत के निर्माता के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद को युग पुरुष कहा जाता है, जबकि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री को हम मृत्यु मंजे, और साथ में आपके पास मृत्यु मंजे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका एक समझौता हो रहा था, ताशकंद में समझौता था, उस ताशकंद में समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे ऐसे प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो उस करके इनको मृत्यु इंजे का आपके कहा जाता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है याद रखना, भारत पाक युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, ताशकंद में समझौता हो रहा था उस समय। मार्टिन लूथर किंग की अगर हम बात करें तो मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के गांधी कहा जाते हैं। लूथर किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के, जो आपके पास गांधी के रूप में हम पहाड़ी गांधी के रूप में देखते हैं बाबा काशीराम, वैसे ही आपके पास जो है ये अमेरिका के गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को हम जानते हैं। इनके आपके पास देखना, इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित आपके रहे हैं गांधी जी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास जो है अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सभी को पता है क्यों है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि आपके पास ये आपके जो देखने को मिलते हैं इनके समय में हमें क्या है, परीक्षण हमें देखने को मिलते हैं, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के हम इनको कहते हैं। 1990 की बात है। भगत सिंह शहीद आजम क्यों कहा जाता है, सभी को पता है। भगत सिंह का नाम आपके पास इसलिए जाना जाता है क्योंकि शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, ये भारत का बिस्मार्क भी हम इनको कहते हैं, भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन जिनको कहा जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार जो इनको उपाधि दी थी, ये बारदोली बारदोली का एक विद्रोह हमें देखने को मिलता है। तो बारदोली का विद्रोह जब सफल हुआ तो उसके बाद बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार कहा। सरदार किसे कहते हैं हम, जैसे हम किसी व्यक्ति को मुखिया कहते हैं, तो उस मुखिया के रूप में सरदार शब्द का, कि आप हमारे सरदार हो, आप हमारे मुखिया हो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, सरदार बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न आपके पास है, भारतीय जनता पार्टी 1980 आपके पास इसकी स्थापना होती है, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर लिखा है, वैसे इसमें श्यामा प्रसाद होना चाहिए। इसको एक बार आपने क्रॉस चेक करना है, ठीक है, इसका एक बार क्रॉस चेक आपने कर लेना है। वैसे इनको आपके पास जो है डायरेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं कहते हम, कि भारत का जो बीजेपी का जो गठन आपके किया था। क्या प्रश्न आपके पूछा गया है, प्रश्न है आपके पास भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक। एक बार कमेंट सेक्शन पे आ जाइएगा, ये कुछ आपके कन्फ्यूजन है इसमें, कोई बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट है अमित शाह, क्योंकि ये इसमें से एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक आपके पास ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम वैसे मानते हैं। इसके पीछे मैं कहानी आपको बताता हूँ। वैसे इस ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर दिए नहीं गए हैं ऑप्शन, तो इनमें से कोई नहीं, जो डी होगा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था इसमें। इसको क्रॉस चेक करना एक बार ईशा मैम, इसको एक बार क्रॉस चेक करना। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्यों इसमें से ऑप्शन डी होना चाहिए था। क्योंकि 1951 की अगर बात करें तो 1951 में एक पार्टी होती थी भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ एक पार्टी हुआ करती थी, जिसे 1951 में आपके पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित किया था। बाद में हम देखते हैं कि यही बाद में ये विचारधारा जो है जनसंघ पार्टी, यही आपके बाद में विलय हो जाती है, और 1980 में इस विचारधारा में हम देखते हैं कि मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के कारण पार्टी जो है अलग अलग भागों में खंडित हो जाती हैं, और इसको जो आपके पास एक इसमें से बन जाता है भारतीय जनता पार्टी। तो हम इसको श्यामा प्रसाद को हम इसमें मुखर्जी को हम इसका जो है वैसे मानते हैं। जबकि अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो अन्य सदस्यों में निस्संदेह आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इसके अलावा इनके लाल कृष्ण आडवाणी भी माने जाते हैं, मुरली मनोहर भी आपके माने जाते हैं, जोशी भी आपके माने जाते हैं। ये इनके अलग सदस्य के रूप में हमें मानते हैं। अगर तो यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं थी, कोई और अलग व्यक्ति का नाम होता, मान लीजिए कि हाँ नरेंद्र मोदी आपके लिखा होता, तो फिर मैं कहता कि ऑप्शन जो बी था ये बिल्कुल आपके सही है। क्योंकि ये सदस्य के रूप में थे, संस्थापक के रूप में इनको कंसीडर हम नहीं करते हैं। हालांकि संस्थापक सदस्य थे, ऐसा नहीं है कि संस्थापक सदस्य इनको नहीं माना जाता, संस्थापक सदस्य माना जाता है। लेकिन जो आपके पास 1951 में जो जनसंघ के जो प्रमुख थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो मुझे लगता है कि इसमें श्याम प्रसाद आपके होना चाहिए। क्रॉस चेक इसको कर लेना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि अगर बीजेपी का गठन पूछा है तो हम कांग्रेस का भी बता देते हैं, ये बहुत अच्छा दिमाग आपने लगाया है। तो यहाँ पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता हम देखते हैं कि कौन करते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम उनका नाम था, जिनका निवास स्थान शिमला के रोथली केशल में हमें देखने को मिलता है।
इस व्यक्ति ने क्या किया, इसके व्यक्ति में एक मन में विचार आया कि एक हम गठन करेंगे, एक जो है इसको यूनियन के रूप में, संघ के रूप में। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, ये पहले इंडियन नेशनल नहीं हुआ करता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं हुआ करता था, इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना होकर भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में इसकी संज्ञा दी जाती थी। बाद में आपके पास ये संघ हटाकर इसमें क्या जोड़ा गया, कांग्रेस इसमें जोड़ा गया। तो एक अधिकारी आपके होते हैं एओ, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, इनके मन में ये विचार आया था और इन्होंने आपके पास क्या किया, लोगों को एकत्र करके आपके एक ऐसा संघ बनाने का प्रयास किया जो कि आपके पास सरकार तक अपने मुद्दों को पहुंचाएगा, अपनी नीतियों को जो है सरकार के समक्ष रखने के लिए एक औपचारिक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एक संघ के रूप में जो स्थापना करने का इन्होंने विचार रखा था। और इनका ये विचार आपके पास जो है सफल भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें जो है अनेक धर्मों के लोग सभी आपके पास सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में हम इसमें इसका गठन देखते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और इस पहली बैठक हमें 28 दिसंबर को देखने को मिलती है, जो इसकी स्थापना के दिन के रूप में हम इसको जानते हैं। 28 दिसंबर को पहली बैठक कहाँ हुई थी, बम्बई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, वहाँ पर इसकी बैठक हुई थी, जिसमें टोटल जो आपके मेंबर थे 72 मेंबर आपके इसमें जो प्रेजेंट थे और 72 मेंबर ने इसमें भाग लिया था। ये जो 72 के 72 आपके पास सदस्य थे, 72 थे, ये कैसे थे, व्यापारी और उद्योग से संबंधित व्यक्ति थे, यानी कि आई पाई वकील वगैरह आपके पास थे, आम लोगों तक उस समय पहुंच नहीं थी। तो ये मानकर चलिए कि वर्तमान में आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्वरूप आप देखना, और जब पहली बैठक हुई थी 72 मेंबर के साथ हुई थी। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठकें आपके हर साल लगभग हुई है, 1-2 साल को छोड़कर। तो इनकी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक तो यही थी 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर हुई थी, ये बम्बई में हुई थी। ऐसा प्रश्न पूछा। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसकी WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो अध्यक्ष का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर पूरी क्लास हमारी अलग से होगी, तो उसको हम करेंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर रह जाएंगे। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी आपके पास क्या थे, भारतीय राजनीति के पितामह के रूप में हम इनको जानते हैं, ग्रैंड ओल्डमैन के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात हम ये देखेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके पास जो अध्यक्ष भी रहे, कब कब रहे, 1886 में आपकी बैठक हुई तो अध्यक्षता इन्होंने की, 1893 में आपके पास बैठक होती है कांग्रेस की, अध्यक्षता इन्होंने की, 1906 में आपके पास एक बैठक होती है, अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। तो यहाँ पर हर एक अध्यक्षता के समय कुछ ना कुछ इसमें काम हुए हैं, वहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी, ताकि आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1906 में आपके पास जो अध्यक्षता इन्होंने की थी, राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन आपके हो रहा था, उस समय अध्यक्षता करते हैं, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि इन्होंने कुछ एक नीतियाँ आपके लाई थी, कुछ आपके इन्होंने प्रयोग किए थे, कुछ इन्होंने काम किए थे, उससे संबंधी जो आपके पास है 1906 में जो बैठक होती है, प्रश्न कैसे बनते हैं। 1906 में बैठक कहाँ हुई थी, किसने अध्यक्षता की थी, और साथ में इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, ये सारी चीज़ें हम अलग क्लास में करेंगे, तब हमारे टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 1982 कौन सी नदी पर आपके पास बना है, 1982 ये नर्मदा नदी पर हमें देखने को मिलता है। तो ये आपने याद रखना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये 1982 नहीं है, इसको याद रख लेना आप, ये कुछ आपके पास अलग होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके कब बना है, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके पास ये नर्मदा नदी पर गुजरात में हमें देखने को मिलता है। ये सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, ये उससे संबंधित हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये 1982 आपके पास क्या है, कहाँ से आपने लाया, ये मुझे समझ नहीं आया। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्चुअल में बना कब है। तो ये 31 अक्टूबर 2018 2018 31 अक्टूबर 2018 को बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसका अनावरण हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया था। हाँ, इसमें एक चीज़ ये हो सकती है, अगर आप इसमें शायद जब आप इसको नोट डाउन कर रहे थे ईशा मैम, तो आप ध्यान दें, मुझे ये लग रहा है कि जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मैं आपके इसको देख पा रहा हूँ, आप ये लिख सकते थे इसमें कि ये कितनी हाइट है इसकी, तो 182 मीटर। अगर इसमें मैं 1 में मान लेता तो फिर आपके पास ये 9 बीच में नहीं आना था। अब ये 9 बीच में आ गया तो मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि 1982 क्या है, जबकि ये आपके होना क्या चाहिए था 182 आपके पास इसमें आप लिख सकते थे ब्रैकेट में। तो इसकी हाइट कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में इसको स्थापित किया गया था उस समय, तो 182 मीटर उसकी हाइट है। तो इसको आपने एक बार जोड़ क्रॉस चेक करना है, तभी तो आपके पास जो नोट्स है उसका मतलब ये होता है कि आप अगर गलती से गलत लिखते हो उसमें अमेंडमेंट करते रहो। अभी इस नोटबुक में आपने अभी इसमें चीज़ें चेंज करते रहना जो जो आपको लगता है। ठीक है, यहाँ आपने लिखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके पास लौह पुरुष सरदार पटेल की जो विशाल प्रतिमा के रूप में, ये ठीक है आपकी बात है।
इसके पीछे भी आपको मैं स्टोरी बताता हूँ क्या है, तब आप इसको नहीं भूलेंगे। क्यों आपके पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की बनाई गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्यों बनाई गई? क्या आप इसके ऊपर कभी आपने विचार किया, सोचने समझने का प्रयास किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हम देखते हैं कि गृह मंत्री के रूप में जब ये थे, प्रथम गृह मंत्री हमें देखने को मिलते हैं। 1947 का समय था। 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है, वैसे ही आपने देखा कि आपके पास एक अमेंडमेंट लाया जाता है। 1947 का जो भारत शासन अधिनियम था, वो जब आता है, तो इस स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जितनी भी भारत की रियासतें थी, 565 प्लस रियासतें हमें देखने को मिलती हैं। हर रियासत को ये अधिकार था कि वो स्वतंत्र रूप से रह सकती है, या फिर आपके पास भारत में सम्मिलित हो सकती हैं या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं। तो ये अधिकार आपके दिया गया था। तो ऐसे में जो अलग अलग जितने भी आपके पास रियासतें थी, उन रियासतों को इकट्ठा करने का काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेवारी सौंपी गई। वो पर्सनली गए, जहाँ पर आपके विद्रोह हुए, विद्रोह भी आपके हुए, कई जगह जोर जबरदस्ती हुई, कई जगह एग्रीमेंट हुए। उसमें से आपके पास जम्मू कश्मीर भी एक था, तो जम्मू कश्मीर को आपके पास हो गया, चाहे आपके पास इलाहाबाद वाला एरिया आपके पास हो गया। इन सबको जो है एकत्र करने का काम, इसको भारत के अंदर यूनाइट करने का जो काम किया है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। तभी तो उनको सम्मान देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नहीं तो हम ये कहते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम महात्मा गांधी की क्यों नहीं लगा सकते? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही क्यों लगाएंगे? हम भगत सिंह की क्यों नहीं लगा सकते? वो भी तो क्रांतिकारी थे। मंगल पांडे की क्यों नहीं लगाएंगे? तो हर एक जो है काम जब भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहते हैं, कुछ ना कुछ रीजन रहते हैं। तो इकट्ठा करने का काम किसने किया? रियासतों को एक साथ रखने का काम किसने किया? भारत जो आज 28 राज्यों के रूप में भी आपके पास एकत्र है, ये किस आधार पर है? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हो सकता है कि जिस तरह से भारत का पाकिस्तान बना है, वैसे बांग्लादेश आपके बाद में बन गया है। अब हो सकता है कि ऐसे छोटे छोटे देश, यूपी अलग होता, आपके राजस्थान अलग होता, या आपके पास बिहार अलग होता। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सूझबूझ से काम किया और सभी राजाओं को एकत्र किया और एग्रीमेंट पर सभी के सिग्नेचर करके भारत को यूनाइट करने का इन्होंने काम किया। तभी तो इन्हीं के जो सम्मान में हम देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं मुख्य इसमें क्या क्या जानकारी आपके पास है। इस जानकारी में यहाँ पर लिखा गया 2018 में आपके पास है, ठीक है। उद्घाटन किया प्रियम नदी स्थान आपके पास यहाँ पर केवाड़िया नर्मदा नदी के तट पर हमें देखने को मिलता है, गुजरात में है, ठीक है। ऊंचाई आपके पास 182 मीटर, ठीक है। फीट में अगर देखें तो 597 मीटर आपके पास देखने को मिलते हैं। निर्माण समय 2018 से लेकर जो है 2014 से लेकर 18 तक लगभग 4 साल इसमें काम आपके हुआ है। किसने बनाई है? डिज़ाइनर का नाम इसमें पूछा जाता है। डिज़ाइनर आपके पास रामवी सुतार आपके पास है, बहुत फेमस है। बहुत सी जितनी भी बड़ी बड़ी आपके पास है वो इन्हीं के द्वारा आपकी डिज़ाइन किया जाता है। निर्माण कंपनी कौन थी? L&T के द्वारा ये बनाया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। L&T कंपनी ने इसको बनाया है। अगला प्रश्न पर चलेंगे, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है? साइमन कमीशन के विरोध के समय निम्नलिखित में से किसकी लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन आपके पास पहली बात है कब इसको गठन किया गया था? 1927 को। भारत ये पहुंचता है 1928। भारत में कहाँ पर आया था? ये बम्बई में आया था। जैसे ये बम्बई में आया, वैसे क्या हो गया, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। विरोध क्यों शुरू हुआ? विरोध के पीछे रीजन क्या था? अब कोई आपके पास कमीशन होता है, कोई विरोध होता है, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। क्या कारण था इसका? इसका मुख्य कारण था कि साइमन कमीशन में जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति कौन थे? सारे के सारे अंग्रेज व्यक्ति थे। यानी कि इस कमीशन की अगर हम बात करें, इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सारे अंग्रेज अधिकारी इसके अंदर आपके रखे गए थे। और इसको गठित करने का उद्देश्य क्या था? भारत के लिए क्या करना था? एक संविधान निर्माण का आपके करना था, किस तरह से भारत में प्रशासनिक सुधार किया जाए, उसके लिए इसको गठित किया गया था। अब भारत में विरोध क्यों हो गया उत्पन्न? रीज़न क्या रहा? रीज़न ये रहा कि भारत में जो भारत के व्यक्ति थे, उन्हें लगा कि अगर आपके पास भारत के लोगों के लिए आपके पास कानून बनाने हैं, उनके लिए किस तरह से कानून हो सकते हैं, किस तरह से आपके पास औपचारिक रूप से आपके पास कानून का निर्माण किया जा सकता है, वो कानून कैसे होंगे, किस हालात में लागू किए जाएंगे, वो कंडीशन भारत से बेहतर कौन जान सकता है। अब ऐसे व्यक्ति जो भारत में नहीं रह रहे, अगर वो भारत के लिए संविधान निर्माण की आपकी बात करते हैं या उसके प्रयास करते हैं, तो वो सार्थक प्रयास बेशक आपके पास होंगे, लेकिन उतने प्रभावी नहीं होंगे जितने प्रभावी भारत के लोग अगर खुद अपने लिए संविधान का निर्माण करते हैं। तो उस करके आपके पास क्या हुआ कि भारत में इसका विरोध शुरू हो गया। और हम देखते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में हर एक लीडर अपनी अपनी जगह से इसको लीड कर रहा था। ऐसे ही नेतृत्व कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहाँ पर किया था? लाहौर में इसका नेतृत्व किया था। और लाहौर में जब नेतृत्व किया था, इसको कुचलने के लिए आपके पास अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया था। जैसे इस पे आपके पास ये हड़तालें करने, आपकी जो है प्रदर्शन करने आपके मार्केट में निकलते हैं, तो लाठीचार्ज शुरू होता है। ऐसी एक लाठी किसके ऊपर पड़ी? लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय के सिर पे लाठी पड़ती है और उनकी मृत्यु का यह बाद में कारण बनती है। उससे पहले एक ये कोटेशन देते, कोटेशन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर जो प्रत्येक लाठी है वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का आखिरी कील साबित होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी पड़ी थी और उनकी इसके कारण मृत्यु हो गई थी। फिर बाकी के ऑप्शन अगर हम देखें, इसमें आपके पास ऑप्शन थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड आपके पास प्रश्न क्या बन सकता है। मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। साथ में इन्होंने आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता आपके की है। कब कब की है, 4 बार की है, 1909 में, 1918 में, 1930 में और 1932 में, 1932 में आपके पास इनके द्वारा अध्यक्षता की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास सामाजिक कार्यों से भी इनका संबंध देखने को मिलता है, जिसमें सती प्रथा और बाल विवाह, इस सभी आंदोलनों का इन्होंने जमकर विरोध किया है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा इनके द्वारा लिया गया था। फिर आते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की अगर चर्चा करें तो जयप्रकाश नारायण क्या है, इन्होंने जिस आंदोलन में आपके भाग किया था उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, संपूर्ण क्रांति के रूप में हम उसको जानते हैं। आपके लिए ये वैसे आता नहीं है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन क्या था, अगर ऐसे प्रश्न मान लीजिए पूछा जाए तो आप इसमें क्या कहेंगे, या फिर आपके पास कैसे प्रश्न पूछने की संभावना हो सकती है एग्जामिनर द्वारा। संपूर्ण क्रांति का वैसे आपसे आता नहीं, सिंपल सा ये आएगा संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, या संपूर्ण आंदोलन जो आपके पास संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ कब हुआ। तो पहला प्रश्न अगर बनेगा तो सीधा सीधा आपके पास है 1974। दूसरा, किसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, कौन इसके जो आपके पास संचालक रहे थे, तो ये आपके पास एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन इसने लिया था, जेपी आपके पास है, यानी कि जयप्रकाश नारायण, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। बाद में इनको सम्मानित भी किया गया था 1999। ठीक है, अब इसमें कारण देखिए क्या था। जो संपूर्ण क्रांति थी ये 7 चीज़ों को लेकर थी मुख्यतः। 7 चीज़ों में कैसी कैसी चीज़ें थी आपके पास, जैसे कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उसको कुचलने का इन्होंने आरोप लगाया था इंदिरा गांधी के ऊपर, और कहा था कि लोकतांत्रिक जो मूल्य है, हमारी जो वैल्यूज़ है, उनको आपके पास खत्म किया जा रहा है। उससे संबंधित हमें ये देखने को मिलती है। नवीन शिक्षा प्रणाली के ऊपर इन्होंने बात की थी। साथ में इन्होंने आपके कहा था कि ये जो आंदोलन है पूरे देश भर में इसको फैलाया जा सकता है। अगर पूरे देश भर में इसको फैला गया तो हम देखते हैं कि बाद में जाकर आपके पास जो है इसमें लोगों को आपके क्या किया जाएगा, जागरूक आपके किया जाएगा। इस आंदोलन का हमें जो है क्या देखने को मिलता है, इस आंदोलन का हमें एक उद्देश्य देखने को मिला। वो उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर किसी तरह कांग्रेस को सरकार से बाहर फेंकना। इसी का परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है कि नेशनल इमरजेंसी तक आपके पास आने वाले समय में हमें देखने को मिलती है। कब हुई थी नेशनल इमरजेंसी, भारत में जो आपके पास आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी के समय, जब विपक्षी जितने भी नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो हम ये देखते हैं कि आपके पास जो इसमें एक जेपी भी देखने को मिलता है, जयप्रकाश नारायण भी हमें देखने को मिलता है। ये 25 जून 1975, 25 जून 1975 को हमें क्या देखने को मिला, आपातकाल की घोषणा की जाती है। जितने विपक्ष के नेता थे उनको जेल में आपके डाल दिया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि आपके पास गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। 1977 में जब चुनाव होते हैं तो जनता पार्टी की सरकार बनती है और कांग्रेस को आपके पास सत्ता से बाहर किया जाता था। जयप्रकाश नारायण का उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिलता है। फिर आपके पास बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की तो हमने कोटेशन देख ली कि ये जो आपके पास हमने अभी स्टार्टिंग में कोटेशन देखी, ठीक है, इसकी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर आऊँगा। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास इनके द्वारा एक समाचार पत्र आपके शुरू किया गया था, केसरी और मराठा। ये आपकी इनकी कई बार लैंग्वेज पूछी जाती है कि केसरी किस लैंग्वेज में, मराठा किस लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है। दूसरी ओर इनका नारा हमने देख ही लिया है, जन्मसिद्ध अधिकार, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उपाधि के रूप में हम देखें तो लोकमान्य तिलक के रूप में इनकी उपाधि हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न आपके पास कितने हुए, 86 तक आए, मतलब अभी 4-5 क्वेश्चन और हो गए, 90 तक दिए थे आपको। ठीक है, इसी को चर्चा कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सी जानकारी आपको मिल रही है, बाकी और होमवर्क पर बाद में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग, ये तो हमारा हो गया। स्वराज शब्द का जो प्रयोग आपके पास सबसे पहले किया था ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था, एक अभी जो मैं आपके पास कांग्रेस का अधिवेशन की बात कर रहा था, मैं जानबूझ के नहीं जा रहा था इस टॉपिक पे, मुझे लगा कि आपके अगर इस टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा तो हो सकता है बाकी क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन अब चर्चा कर ही लेते हैं जब बार बार ये आ गया। 1906 में आपके पास अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इस अधिवेशन के अंदर हम देखते हैं कि आपके पास स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्वराज के लिए प्राप्ति के लिए पहली बार जो शब्द हमें देखने को मिला, स्वदेशी और स्वराज, ये 2 शब्द आपके प्रयोग में लाए गए थे, 1906 में लाए गए थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका जो है प्रयोग किया था। इसके अलावा अगर हम देखें बाकी लाला लाजपत राय के नाम से हमने पहले बात कर ली है, तो ये आपके पास पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। जबकि अगर हम देखें तो आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें, ऑप्शन 2 डी आपके यहाँ पर है। गोपाल कृष्ण गोखले आपके पास ये राजनीतिक गुरु रहे थे, किसके,
गांधी जी की, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके ध्यान रखना। और गांधी जी के आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले आपके राजनीतिक गुरु के रूप में आपके माने जाते हैं, तो यहाँ पर ये प्रश्न याद रखना। इसके अलावा लाला लाजपत राय की बात, पंजाब केसरी साइमन कमीशन के विरोध किया था, शहीद बाद में हो गए थे, और पीएनबी की स्थापना में इनको योगदान दिया था, पंजाब नेशनल जो बैंक आपके हैं। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी उपाधि आपके ग्रैंड ऑर्डमैन, पहले ही आपके साथ में चर्चा कर चुका हूँ आज की क्लास में। इनके द्वारा अध्ययन किया था। ड्रेन थ्योरी जो उन्होंने दी थी, निष्कासन का जो सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिया गया था। ये ड्रेन थ्योरी एक्चुअल में क्या थी, इनका मानना था कि जो आपके पास भारत है पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वर्तमान में नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको चूस चूस कर ख़त्म कर दिया है, यानी कि जितना भी आपके पास धन था उसका निष्कासन कर दिया है और भारत में अब कुछ नहीं बचा है। तो उससे रिलेटेड हमें ये देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास है ड्रेन थ्योरी। ये कब दी थी, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 1966-67 के आसपास की बात है, एक बार इसको थोड़ा जोड़ कर लेना आपने। फिर आपके पास देखने को, अच्छा 1966-67 में तो इन्होंने आपके पास प्रति व्यक्ति आय के ऊपर चर्चा की थी। ड्रेन थ्योरी कब दी है, इसको एक बार देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। जो ड्रेन थ्योरी है ये कब दी गई थी, थोड़ा अगर मैं जोड़ डालूँ तो मैं क्या इसको समझ सकता हूँ कि कब दी गई थी। शायद 18 याद रखना, अगर होगा तो यही हो सकता है, नहीं होगा शायद 1859 नहीं होगा। निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने कब दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे याद आता तो मैं आपको बता देता। एक बार मैं, मुझे थोड़ा सा अगर रिकॉल में कर पाया, नहीं नहीं, मैंने अब दिमाग लगा दिया है। दादा भाई नौरोजी ने दी है, जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक ट्रेंड से संबंधित हमें देखने को मिलती है। ये कब दी थी, इनकी एक बुक का नाम तो मुझे याद आता है, जो कि बुक का नाम था, अगर आपने लिखना होगा तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर आपने इसका नाम लिखना होगा तो लिख लीजिए। ये 1901 के आसपास ये बुक हमें देखने को मिलती है, दादा भाई नौरोजी की थी। इसी के अंदर हमें ये थ्योरी भी देखने को मिलती है, लेकिन थ्योरी कब दी गई थी ये मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, इसको आपने क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपके चलते हैं फिर टॉपिक आपका, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए थे, ठीक है, भारतीय दादा भाई नौरोजी, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई है। ठीक है, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग द्वारा आपके पास ये इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा बाकी के ऑप्शन अगर आप देखिए तो इसके ऑप्शन भी आपके पास देखने को मिलते हैं। दयानंद सरस्वती की हम बात करते हैं, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जबकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1897 कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें, इनके गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण, इनकी याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो अगर ये भी याद रखना, बेलोर मठ इनके द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। फिर आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1828, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं, सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया था। ठीक है, सती प्रथा को ख़त्म करने में इनका भी आपकी योगदान था, इन्होंने भी, राजा राम मोहन राय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। कब की बात है, 1829 की बात है, सती प्रथा का जब अंत होता है। किसके समय की बात है, विलियम बेंटिक उस समय हुआ करते थे, तो राजा राम मोहन राय ने उनको सेव किया था। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का जो है संवैधानिक रूप कब अपनाया गया। तो ये तो आपके पास कब इसको अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो आपके लागू होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट आप देखेंगे 26 जनवरी 1951, यहाँ पर क्या हुआ, एक योजना आपके पास लगी, भारतीय योजना आयोग की स्थापना होती है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपके पास ये प्लान कमीशन जो आपके पास देखने को मिलता है, ये 1951 में हमें देखने को मिलता है। प्लान कमीशन समझ रहे हो आप, योजना आयोग जो अभी वर्तमान में आप देखते हो, जो वर्तमान में आपके पास जो है इस समय जो नीतियाँ थिंक टैंक का रूप में जो कार्य करता है, उससे संबंधित आपको ये देखने को मिलता है, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, नीति आयोग कहते हैं। पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग का परिवर्तित नाम है, अब इसको नीति आयोग के नाम से हम जानते हैं। 2015 में इसको आपके पास चेंज किया गया था, जैसे ही आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वैसे ही योजना आयोग के स्थान पर आपके पास नीति आयोग का आपके पास यहाँ पर स्थापना की जाती है।
नेक्स्ट आपके पास इसमें क्या लिखा गया है, 26 जनवरी 1947 की अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। ये तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में पहले हो चुकी है। पूर्ण स्वराज की जो बात करते हैं 1930 में भी हमें ये देखने को मिलती है, कांग्रेस का अधिवेशन होता था उस समय इसमें आपकी चर्चा की जाती है। 26 जनवरी 1951 को और क्या देखने को मिलता है, भारतीय गणराज्य को आपके पास क्या 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 भारतीय गणराज्य के, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, विकासात्मक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई समाजवादी योजना, ये तो आपकी तथ्य कोई बन रहा है। नेसेट किस देश की संसद का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद के नाम से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आपके एचपी डेट के अंदर ये एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, किस देश की संसद का क्या नाम है। किसी का माइक ऑन हो गया, देख लीजिए एक बार, किसी स्टूडेंट का माइक ऑन हो गया है, चेक कीजिए सारे। ईरान की संसद मजलिस, देख लीजिए कोई स्टूडेंट आपके माइक ऑन करके बैठा है, मुझे चेक करना पड़ेगा किसका माइक ऑन है, हो गया है ऑफ। ईरान की संसद का नाम है मजलिस। जापान की संसद का नाम है आपके पास नेशनल नीची, ठीक है। इसके अलावा रूस ड्यूमा, फ्रांस नेशनल असेंबली, जर्मनी वुडस्टिंग, इसके अलावा भारत तो आपके है ही, यूनाइटेड आपके पास ये पार्लियामेंट ही आपके पास है। संसद के नाम आपने याद रखने और साथ में ये आपने याद रखना कि आपकी इनकी किस देश की कौन सी करेंसी है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए आज इतना ही करते हैं।